जय हिंद दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राष्ट्रपति, मतलब जो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति जो टॉपिक है हम उस पर बात करने वाले हैं, ना कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति है। इसमें हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, राष्ट्रपति का वर्णन संविधान में कहाँ पर है और राष्ट्रपति का क्या रोल होता है और क्या क्यों अहम राष्ट्रपति का पद माना जाता है। तो इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम टू गोपाला स्टडी यूट्यूब चैनल दोस्तों, और मैं हूँ आपका दोस्त गोपाला। अगर ऐसे ही आपको वीडियो अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे नए नए वीडियो के अपडेट मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति, और जैसा कि आप देख सकते हैं राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। दोस्तों, जो राष्ट्रपति का वर्णन है ये संविधान में काफ़ी महत्वपूर्ण एक स्थान रखता है, और ये संविधान का एक महत्वपूर्ण पद भी कहा जाता है। और इसका क्या ज़्यादा महत्व है और क्या नहीं, वो हम पूरे विस्तार से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका संवैधानिक प्रावधान का। तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 मतलब 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में क्या क्या आता है? तो संघ की कार्यपालिका में आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायाधीश। ये जो सारे लोग हैं ये संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत गणराज्य के प्रमुख होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है तथा संघ की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति के सभी कार्यपालक या राष्ट्र के सभी कार्य, सॉरी या प्रिंटिंग में या मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से ही किए जाते हैं। मतलब संघ के जितने भी कार्य होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों भारत के राष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेद संविधान में राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी प्रावधान किए गए हैं उन अनुच्छेदों पर हम एक नज़र डालेंगे और उनमें क्या क्या प्रावधान वो देखेंगे। उसके बाद पूरा और डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति का वर्णन है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 की बात करें तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति इसमें बताई गई है। अनुच्छेद 54 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का चुनाव बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। अनुच्छेद 55 की बात करें तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया है। अनुच्छेद 56 की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। एक्चुअली राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है, और राष्ट्रपति उससे पहले अगर त्यागपत्र दे देते हैं तो कम रहता है, या फिर वो किसी कारणवश पद खाली हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो अलग बात है, वरना इनका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं कि नहीं, इनकी योग्यता के बारे में अनुच्छेद 57 में बताया गया है। अनुच्छेद 58 की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता जो है वो अनुच्छेद 58 में बताई गई है। अनुच्छेद 59 की बात करें तो राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं वो बताई गई है कि क्या क्या शर्तों का पालन राष्ट्रपति को करना पड़ता है। उसके बाद अनुच्छेद 60 की बात करें तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति की शपथ का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 60 में किया गया है। अनुच्छेद जो 61 है वो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिससे ये एकमात्र तरीका है जिससे राष्ट्रपति को उनके पद से वंचित किया जा सकता है। तो इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 62 की हम अगर बात करें तो राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन, अगर राष्ट्रपति का जो कार्यालय है उनमें कैसे कैसे भर्तियाँ होगी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अनुच्छेद 65 में बात करें तो उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति, मतलब किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं वो शक्तियाँ यहाँ पर बताई गई है। अनुच्छेद 71 में बताया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच, मतलब इनकी जांच कौन करेगा, कैसे होगा, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 72 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति
एवं कुछ मामलों में सजा कम करने या निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 से मिलती है। अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं गठन पूरा लिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये ना भी है, पूरा गठन ये है। तो राष्ट्रपति की जो सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो अनुच्छेद 74 में बताया गया है। 78 में बात करें तो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री जो भी कार्य करते हैं उन सबकी जानकारी देने का कर्तव्य प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्रपति को सारी जानकारियाँ दे। अनुच्छेद 86 की बात करें तो अनुच्छेद 86 में संसद में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, मतलब संसद में जो अभिभाषण करते हैं वो का अधिकार, और वो संसद में अपना संदेश भी भेज सकते हैं, ये अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 86 देता है। अनुच्छेद 87 की बात करें तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, वो इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 123 की बात करें तो संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है उस टाइम पे अगर कोई अर्जेंट कानून बनाना रहता है तो उस टाइम पे संसद में तो पास हो नहीं सकता, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर देते हैं और वो कानून बन जाता है। बाद में जब सत्र चालू होता है संसद का तो उसको पास करा लिया जाता है। अगला जो अनुच्छेद है और अंतिम है 143 यानी कि 143, जिसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। किसी भी विषय पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकते हैं। तो ये तो थी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात राष्ट्रपति के। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 की थोड़ा विस्तार से। अनुच्छेद 52 के अनुसार क्या है कि भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा, ये वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 53 के अनुसार, अगर 53 की बात करें तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं या तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनानायक भी हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला भी राष्ट्रपति ही होता है। यानी कि अगर आपातकाल की घोषणा करनी हो तो राष्ट्रपति करते हैं, युद्ध की घोषणा भी करनी होती है तो वो भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। आगे अगर बात करते हैं हम तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्तियाँ होती है, परंतु कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा ही उपयोग में किए जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा राष्ट्रपति का जो पद है वो संवैधानिक तो बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान में तो बहुत महत्वपूर्ण पद राष्ट्रपति का बताया गया है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख ही नाम सिर्फ राष्ट्रपति होते हैं या नाम मात्र के प्रमुख उनको कहा जा सकता है, क्योंकि वास्तविक जो शक्तियाँ होती है वो लोकसभा में चुने गए, लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो चुने गए मंत्रिमंडल के जो नेता होते हैं जिनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है वो प्रधानमंत्री ही और उनकी मंत्रिपरिषद ही वास्तविक शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग कौन करता है, तो राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का, अधिकांश शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद करती है। अनुच्छेद 55 की अगर यहाँ पर चर्चा करें तो अनुच्छेद 55 में वर्णन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो यहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया बताई गई है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ये जो पद्धति है ये राष्ट्रपति के चुनाव में ही उपयोग की जाती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में अलग पद्धति है, वो भी लगभग यही है, लेकिन उसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है, इसमें अनुपातिक होती है। ये दो अंतर होते हैं इसमें क्या किया जाएगा, संसद के जो मत है, सांसदों के मत का जो इम्पोर्टेंस है वो, और विधायकों के मत का जो वो है इम्पोर्टेंस, वो दोनों निकाला जाता है कि इसकी कितनी वैल्यू है और इसकी कितनी वैल्यू है, और उनके द्वारा ही फिर मत की गणना होती है। तो ये जो प्रणाली है सिर्फ नाम इसका पूछा जाता है, ये प्रणाली में क्या क्या होता है ये ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता और इसमें ज़्यादा
आप लोग दिमाग में मत लगाइएगा। अगली अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा नहीं होकर एक अलग अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें इसमें कौन कौन सम्मिलित होता है दोस्तों? तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। सांसद जो है वो कौन से हैं? निर्वाचित सांसद, ओनली निर्वाचित सांसद। मनोनीत, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। दूसरा है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य, यहाँ पर भी निर्वाचन सदस्य ही भाग लेंगे। जो राज्यपाल जो मनोनीत करते हैं जो सदस्य, वो यहाँ पर भी भाग नहीं लेंगे। तीसरे जो है वो है केंद्र शासित प्रदेश में, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, इन दोनों विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। अभी क्या होता है दोस्तों, वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा का प्रावधान है, लेकिन अभी 2 में संचालित है, 1 में अभी नहीं है, जो है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर मैंने उसका भी वर्णन किया है अलग से, कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य भी केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ भी विधानसभा का प्रावधान किया गया है। मतलब अभी विधानसभा गठित नहीं हुई है लेकिन उसका प्रावधान किया गया है। तो भविष्य में यहाँ पर भी विधानसभा होगी और तब यहाँ के जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो ये जम्मू कश्मीर का अभी पूरा अपडेट, मतलब इसके सदस्य अभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। इससे पहले, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के जो सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था। वर्तमान में क्या हो गया है कि धारा 370 जो है उसको हटाकर जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। साथ में वहाँ विधानसभा का भी गठन हुआ है और लद्दाख को अलग केंद्र शासित बना दिया गया है, जिससे हुआ यह है कि अब सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही विधानसभा रहेगी। तो वहाँ के जो सदस्य हैं वो ही निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो ये टॉपिक जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो मेरे को कमेंट्स करके बताइएगा, मैं इस टॉपिक पे अलग से आपको वीडियो बना के दे दूँगा। तो ये जो है तीनों, इनसे मिलकर बना निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति को 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये बात हम पहले ऊपर भी क्लियर कर चुके हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो योग्यता में क्या होता है, सबसे पहली योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। किसी और देश का नागरिक भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। सांसद बन सकता है वो अगर भारत की नागरिकता ले ले तो, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना बहुत आवश्यक है। उसकी आयु की जो क्राइटेरिया है वो 35 वर्ष आयु पूरी हो चुकी होनी चाहिए। तीसरी जो योग्यता है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो। चौथा यह है कि वह संघ राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर नहीं हो। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि लाभ के पद में दोस्तों क्या क्या होना चाहिए। तो लाभ के पद में एक तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल का सदस्य, या कोई मंत्री हो वो, या फिर किसी राज्य में मंत्री हो वो लाभ के पद पर नहीं माना जाता, या कोई राज्यपाल भी हो तो वो भी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। अगर इनमें से कोई है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, और लेकिन उनको वहाँ से त्यागपत्र बाद में देना पड़ेगा। तो ये लाभ का पद आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं राष्ट्रपति की शपथ। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत सारे एग्जामों में आता भी है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो मुख्य न्यायाधीश, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश, लेकिन त्यागपत्र किनको देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना। अब राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना कि राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति को केवल संविधान का उल्लंघन करने पर या संविधान उल्लंघन करने पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जाता है। मतलब सिर्फ एक ही कारण और एक ही विधि द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है, वो है संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। तो ये था हमारा
एक टॉपिक जिसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की है। अब इस तरह से 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाए हैं दोस्तों, कि अगर आपने ये पूरा टॉपिक अच्छे से अगर पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप ये क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये तो हमने अभी डिस्कस किया है, ये तो आप आसानी से दे देंगे। एक क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा टफ आपको लगेगा, कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में कौन सी शक्ति दी गई है। ये 2 क्वेश्चन है, इनके जवाब आप 1 और 2 करके कमेंट्स में डाल के मुझे दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, और थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।